तो बच्चों आज हमें जो बात करनी है ये जोलॉजिकल स्ट्रक्चर में, और जोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास टॉपिक है आज टर्सरी सिस्टम की रॉक्स। तो जब आप टर्सरी सिस्टम की रॉक्स देखोगे तो ये लगभग 65 से लेकर 2.5 मिलियन है ना, 65 से लेकर 65 टू 2.5 मिलियन, 65 से लेकर 2.5 मिलियन साल पुरानी चट्टानें। और इन चट्टानों का जो निर्माण होता है बच्चों, ये टर्सरी टाइम की, ये बेसिकली हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है, हिमालय का उस फॉर्मेशन के दौरान हुआ है। और हिमालय को अगर आप देखोगे तो हिमालय का फॉर्मेशन ऐसा माना जाता है जैसे हिमालय में तीन में बांटा जाता है उनको। एक बृहद हिमालय कहते हैं, एक मध्य हिमालय, और एक क्या बोलते हैं, शिवालिक, यानी कि ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक। अलग अलग टाइम में हुआ है, जैसे ग्रेट हिमालय का 30 टू 40 मिलियन साल पहले हुआ है। आपका लेसर हिमालय या फिर मिडिल हिमालय ये लगभग 15 मिलियन के आसपास हुआ है, 15 से 17 मिलियन के आसपास हुआ है। और आपका जो बिल्कुल नया रिसेंटली है, ये 5 टू 1.7 मिलियन के आसपास, ये किसका है, शिवालिक है ना। तो हम एक ऐसे एवरेज मान लेते हैं तो हमारे पास हमें ऐसा मिलता है कि 65 टू 2.5 मिलियन के आसपास है। देखो हिमालय का फॉर्मेशन ऐसा नहीं कि तुरंत हो गया, और हिमालय का फॉर्मेशन जो होता है यूरेशिया से जब टकराया आपका कौन सा, ये इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तब जाके हिमालय का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जितनी भी चट्टानें हिमालय पे मिलेंगी वो कौन सी श्रेणी की चट्टानें होंगी, सब टर्सरी की होंगी, है ना। हिमालय पे जो भी चट्टानें मिलेंगी किस समय की होंगी, वो टर्सरी समय की होंगी। तो और यूपी में जहां भी हिमालय मिल जाएगा यानी वही टर्सरी चट्टानें मिलेंगी हमें। ये बात समझ में आई। तो यूपी में जहां हिमालय मिलेगा वही टर्सरी। तो हिमालय मिल कहाँ रहा यूपी में, बताओ। यूपी के नॉर्दर्न पोर्शन में है, शिवालिक रेंज है, और मुख्य रूप से मैंने बताया था कि सहारनपुर वाले एरिया में है। कुछ थोड़ा बहुत बिल्कुल बॉर्डर से, नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ मिल सकता है आपको। तो अगर हम बात करें तो इसका जो हुआ किसकी वजह से, ये टर्सरी श्रेणी के चट्टानों का निर्माण हिमालय के अपलिफ्टमेंट से। और जब हमने हिमालय अगर पढ़ते हैं जब, तो हमें पता चलता है कि ये क्या था, आपका मान लेते हैं कि ये यूरेशिया है। अच्छा चलो ऐसे समझाता हूँ, ऐसे हम मान लेते हैं कि ये आपका पोर्शन जो था ये यूरेशिया का था, और यहां से जो है इंडिया आपके आकर इसे कोलाइड होने वाला था। तो यहाँ पे जो सागर उपस्थित था बच्चों, ये कौन सा सागर उपस्थित था, तेथिस था, है ना। कौन सा था, तेथिस सागर था। तेथिस सागर में पहले क्या इकट्ठा हुआ होगा, सेडिमेंट्स इकट्ठा हुआ होगा। और सेडिमेंट्स जब यहाँ पे इकट्ठा हुआ होंगे तो यही सेडिमेंट्स का ही क्या हुआ है, अपलिफ्टमेंट हो गया बच्चों। इन्हीं सेडिमेंट्स का क्या हो गया है, अपलिफ्टमेंट। जब ये आगे बढ़ा है ऐसे, तो बीच के जो सेडिमेंट्स थे वो ऊपर उठ गए, और यही जो सेडिमेंट्स ऐसे ऊपर उठे हुए हैं, यही क्या है आपके हिमालय, यही क्या है आपके हिमालय। तो हम कह सकते हैं कि हिमालयन समय में जो चट्टानें पाई जाती है हिमालय के फॉर्मेशन के टाइम पे, वही हमारी कैसी है, टर्सरी श्रेणी की चट्टानें हैं। कह सकते हैं ना कि यही हिमालय पे जो चट्टानें पाई जाती हैं वही क्या है, हमारी टर्सरी। क्योंकि हिमालय जब बना है, कब से कब तक बना है बताया आपको कि 40 से लेकर 1.7, क्योंकि 40 के आसपास किसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ग्रेट हिमालय का। और शिवालिक का फॉर्मेशन कब तक होता है, 1.7 मिलियन तक। तो यही तो टर्सरी चट्टानें हैं। तो यहाँ पे जब टर्सरी चट्टानों का यहाँ पे निर्माण हो रहा था, तो हम क्या कह सकते हैं कि टर्सरी चट्टानें जो बनी हैं ये सेडिमेंट्स की वजह से बनी है। बताओ, हम कह सकते हैं कि नहीं कि टर्सरी चट्टानें जो बनी है वो कैसे बनी है, सेडिमेंट्स की वजह से बनी। और ये सेडिमेंट्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो ग्रेट हिमालय था, ग्रेट हिमालय, ये किसकी सेडिमेंट से बना था, तेथिस सागर के। और उसके बाद जो मिडिल हिमालय हुआ, फिर आपका क्या हुआ, शिवालिक हुआ, वो सारे के सारे आपके हिमालय के यानी ग्रेट हिमालय के सेडिमेंट से क्या बना, आपका मध्य हिमालय बना। मध्य हिमालय ग्रेट हिमालय के सेडिमेंट से क्या बन गया, शिवालिक बन गया। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश में कौन पाया जाता है, शिवालिक। क्या पाया जाता, कौन सा पाया जाता है, शिवालिक पाया जाता है। तो आप कहेंगे ठीक है सर शिवालिक पाया जाता है, तो शिवालिक का सेडिमेंट्स कहाँ से आया, तो क्या बताएंगे आप कि ग्रेट हिमालय कहाँ से आया है, ग्रेट हिमालय एंड मिडिल, बोलो
मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय से, ग्रेट हिमालय और कहां से आया है, मिडिल हिमालय से। लेकिन अल्टीमेटली जो ग्रेट हिमालय का भी सेडिमेंट था वो कहां से आया था, तेथीस सी से आया था। तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसमें तेथीस सी का जो है सेडिमेंट्स यहाँ पे उपस्थित है, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ये टर्सरी पीरियड के हैं, है ना, और कैसे बने हैं। जो तेथीस सी का अपलिफ्टमेंट हुआ और उसकी वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ और उसकी वजह से कैसी चट्टानें बनती हैं, टर्सरी सिस्टम की चट्टानें बनती हैं। और ये हमारे यहाँ पे जो इसमें फॉसिल्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि देखो सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या पाए जाते हैं, फॉसिल्स पाए जाते हैं। तो ऐसी चट्टानों में उत्तर प्रदेश के अंदर भी क्या मौजूद होते हैं, फॉसिल्स पाए जाते हैं। लिखो कुछ बातें, लिखो। इन उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में टर्सरी रॉक्स आर फॉर्म्ड, tertiary rocks are formed mainly in Himalayan range, mainly in Himalayan range। उत्तर प्रदेश में टर्सरी तृतीयक काल की चट्टानों का निर्माण मुख्य रूप से हिमालय में हुआ है, हिमालय में हुआ है। उत्तर प्रदेश है few portions of शिवालिक, शिवालिक, उत्तर प्रदेश में शिवालिक का कुछ हिस्सा उपस्थित है, उपस्थित है। These rocks are formed of, these rocks are formed of sediments। इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के कारण हुआ है। परतदार चट्टानें होती हैं जिनमें जिनमें धात्विक खनिज कम पाए जाते हैं, धात्विक खनिज कम पाए जाते हैं। देखो बच्चों थोड़ा ज्योग्राफी आप लोग पढ़ोगे तो उसमें 3 तरह की चट्टानें पढ़ोगे आप ना, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो जब सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ोगे तो ये कैरेक्टर उसका पढ़ोगे, ये लेयर्ड होते हैं। साथ में पढ़ोगे इसमें मेटेलिक मिनरल कम होते हैं। और बनते कैसे हैं, तो सैंड के डिपोजिशन की वजह से बनते हैं। सैंड जब डिपॉजिट होता है उसके बाद क्या होता है, उसका लिथिफिकेशन होता है, हार्ड हो जाता है, कठोर चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है, तो ये टर्सरी रॉक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वाटरनरी सिस्टम, हेडिंग डालो, क्वाटरनरी रॉक्स, चतुर्थक काल की चट्टानें, चतुर्थक काल की चट्टानें, क्वाटरनरी रॉक्स। ठीक है, अब सुनो, ये सबसे रिसेंट डिपोजिशन है। क्या है ये, सबसे रिसेंट। अगर पूछा जाए कि पूरे इवन भारत के अंदर पूछा जाए कि पूरे भारत के अंदर सबसे यंग स्ट्रक्चर, सबसे नया स्ट्रक्चर वो कौन सा है, तो कौन सा स्ट्रक्चर है, अब यही तो पीरियड चल रहा है, क्वाटरनरी टाइम चल रहा है। तो क्वाटरनरी टाइम में जो सबसे यंग स्ट्रक्चर्स हैं वो पाए जाएंगे। और भारत के अंदर सबसे यंग स्ट्रक्चर पता है क्या आपको, आपको नॉर्दर्न प्लेन, जहां पे आप लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, सबसे बड़ा क्षेत्र कह लो आप, तो वो कौन सा है, आपका प्लेन एरिया है। और इन प्लेन एरिया में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो चट्टानें कैसी होती है, क्वाटरनरी टाइम की होती है। यानी कि ये 2.5 मिलियन के बाद के जो समय आया है उस टाइम पे इनका फॉर्मेशन हुआ। तो ये दे आर वेरी रिसेंट डिपोजिशन। और हम कह सकते हैं कि अगर इतना रिसेंट डिपोजिशन है तो इसमें हमें क्या मिलेगा, फॉसिल मिलेगा। और ऐसे फॉसिल मिलेंगे जो इस समय मौजूद स्पीसीज है उनके भी फॉसिल मिलेंगे, क्योंकि बहुत रिसेंट का है ना। देखो पुरानी जो चट्टा, बहुत पुरानी जो फॉसिल्स मिलते हैं, लाइक कोई फॉसिल अगर 200 मिलियन साल पुरानी पाई जाती है तो जरूरी नहीं है कि वो रिसेंट टाइम में मौजूद है, क्योंकि स्पीसीज जो होती हैं, प्रजातियां होती हैं, वो एक्सटिंक्ट होती रहती हैं, खत्म होती रहती हैं, और नई नई प्रजातियां क्या होती रहती हैं, बनती रहती हैं। अगर होमोसेपियंस की, हम लोग की हम बात करें तो हम लोग, पता है आप लोग कितने पुराने हैं, कितने साल पुराने हैं, बताओ।
हम लोग इससे भी नए हैं ठीक है ना, इससे भी नए हैं हम लोग, केवल 1 लाख साल जो है आपके पुराने हैं होमोसेपियंस। इसके पहले और पाए जाते थे जावा, क्रोमैग्नन और इस तरीके नियंडरथल, वो लोग उसके पहले थे। लेकिन जो होमोसेपियंस का इवॉल्व हुए हैं, वो उसके जो हमारे जो फॉसिल सबसे पुराने पाए जाते हैं, वो फॉसिल पाए गए हैं लगभग 1 लाख साल पुराने जो है पाए गए। तो ये तो फिर मिलियन में है, और आप जानते हो 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है। तो हम लोग तो बहुत रिसेंट के। तो इस टाइम पे क्या पाया जाएगा, रिसेंट जो स्पीसीज है, लिविंग स्पीसीज है जो इस समय मौजूद है, उनके भी फॉसिल्स इसमें क्या मिलेंगे आपको, पाया जाएगा। और मुख्य रूप से ये कहाँ मिलेंगे, ये हमारे प्लेन एरिया में मिलेंगे। और जो हमारा प्लिस्टोसीन पीरियड है, अब जब पढ़ोगे आप प्लिस्टोसीन, तो उसमें ये पाया जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे, प्लिस्टोसीन पाए जाते हैं, जो क्वाटरनरी के अंदर ही आता है। क्वाटरनरी टाइम के अंदर मुख्य रूप से प्लिस्टोसीन जो था, उसमें प्लेन एरिया हमारा फॉर्मेशन। प्लेन, अब प्लिस्टोसीन कहेंगे सर ये क्या नया चीज लेकर आ रहे हैं आप, नया नया नाम है प्लिस्टोसीन और ये सब। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है बच्चों, ठीक है। तो चलो आपको क्रम से अभी मैं नहीं कह रहा हूँ याद करने के लिए, लेकिन कम से कम नाम याद करो। पूछा जाए कि इंडियन जो इंडियन प्लेन है या उत्तर प्रदेश का प्लेन है, इसका मुख्य रूप से फॉर्मेशन कब हुआ है, तो बता देना प्लिस्टोसीन टाइम में हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि यही प्लिस्टोसीन में भी हिमालय शिवालिक, लेट प्लिस्टोसीन तक शिवालिक का फॉर्मेशन होता रहा, और बाद में आकर यह इसी टाइम पे हमारा प्लेन का भी फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इवन प्लेन का हमारा जो फॉर्मेशन है, ये माना जाता है कि मुख्य रूप से जो आपका आज से 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले तक हुआ। और अभी भी ये फॉर्मेशन क्या है, जारी है। 12,000 साल पहले कुछ ग्लेशियल इवेंट्स हुए थे, और उन ग्लेशियल इवेंट्स में बहुत ज्यादा पानी भरा था, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा बांगर और खादर, अभी पढ़ाएंगे आगे चल के तो समझ में आएगा कि बांगर खादर क्या है। तो वो इवेंट की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमको इतना जानना है कि क्वाटरनरी टाइम की क्या चट्टानें बहुत रिसेंट है, दे आर ऑल्सो सेडिमेंट्री टाइप। किसी टाइप की है ये, सेडिमेंट्री टाइप की है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई वॉल्केनिक इरप्शन होता नहीं, और इतनी रिसेंट चट्टानें हैं कि इनका मेटामॉर्फिज्म भी नहीं हुआ है, ये मेटामॉर्फिज्म भी इनका नहीं पाया जाएगा। तो लिख लो जरा कि दे आर फॉर्म 2.5 मिलियन ऑनवर्ड्स। इनका निर्माण 2.5 मिलियन साल और उसके बाद हुआ है। दे आर वेरी रिसेंट डिपोजिशन, ये बहुत हाल के ही निक्षेपण है, हाल के ही निक्षेपण है, निक्षेपण है। एंड दे हैव फॉसिल्स ऑफ सच स्पीसीज, और इनमें ऐसी प्रजातियों के अवशेष पाए जाते हैं, अवशेष पाए जाते हैं, विच आर लिविंग नाउडेज, जो अभी भी जीवित हैं, जो अभी भी जीवित हैं, जो अभी भी जीवित हैं। ड्यूरिंग प्लिस्टोसीन, ड्यूरिंग प्लिस्टोसीन पीरियड, प्लिस्टोसीन पीरियड के समय प्लिस्टोसीन के समय ग्रेट इंडियन प्लेन वॉज फॉर्म्ड, भारत का बृहद मैदान बना था। एंड उत्तर प्रदेश हैव अ लार्ज पोर्शन ऑफ दिस प्लेन, और उत्तर प्रदेश में इस मैदान का एक बड़ा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है। These rocks were formed, these rocks were formed due to deposition by Ganga drainage system, due to deposition by Ganga drainage system। इन चट्टानों का निर्माण गंगा अपवाह तंत्र
के कारण हुआ है, गंगा अपवाह तंत्र के कारण हुआ है। तो बच्चों इसमें किन नदियों का हाथ रहेगा? गंगा और उसकी सहायक नदियों, क्योंकि यही नदियां निकल कर आती हैं प्लेन में, खास करके उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो यही नदियां निकल कर आती हैं। और इन नदियों से अगर देखो बच्चों, इधर आपको यूपी में दिखाता हूँ फिर से, इधर से ये देखो, ये जो क्षेत्र दिख रहा है ना, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा आपको क्या है, आपका क्वाटरनरी का रीजन है, ये वाला यहाँ से लेके पूरा ये। और यहाँ पे अगर देखें तो आप ऐसे गंगा रिवर जो है ऐसे क्या करती है, ऐसे गंगा रिवर फ्लो करती है। तो गंगा नदी के साथ साथ में जो इसकी सहायक नदियां हैं, है ना, खास करके ये हिमालय से आने वाली सहायक नदियां, इन्होंने इधर से यमुना जाती है, यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं। तो इस गंगा ड्रेनेज पैटर्न की वजह से यहाँ पे जो भी अवसाद इकट्ठा किए गए थे, उन अवसादों की वजह से ही क्या बना है, क्वाटरनरी टाइम पे बना है। और ये किस समय बना है, तो प्लीस्टोसीन में बना हुआ है। किसमें बना है? प्लीस्टोसीन के टाइम पे बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये पूरा का पूरा सेडिमेंट्री रॉक्स है। और फिर से वही बात आ जाती है कि अगर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं तो इसका मतलब है कि क्या इनमें फॉसिल पाया जाएगा? तो कहोगे हाँ सर फॉसिल पाया जाएगा। लेयर्स पाए जाएंगे? तो कहोगे हाँ सर लेयर भी पाया जाएगा। क्या इनमें मेटेलिक मिनरल्स अच्छे पाए जाएंगे? तो अच्छे नहीं पाए जाएंगे। क्या आयरन और ढेर सारा पाया जाएगा? नहीं। देख लो, क्या हमारी मिट्टी में क्या हम आयरन और मिलता है? हमको नहीं मिलता है ना। हमारी मिट्टी में आयरन और या और कोई मेटेलिक मिनरल्स कभी सुना है आप लोग? निकल निकल आया हो यहाँ प्लेन में बहुत ढेर सारा? तो ऐसा नहीं। बात समझ में आई? तो ये चीजें आपको लिखनी है, इसमें लिख लो जरा आगे। these rocks do not have good metallic minerals। इन चट्टानों में अच्छे धात्विक खनिज नहीं पाए जाते हैं, धात्विक खनिज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो डिपोजिशन भी हुआ है, ये दो तरीके का डिपोजिशन है बच्चों इसमें। एक डिपोजिशन जिसमें जैसे देखो एक बात और जानो थोड़ा सा, यहाँ पे जो मैंने से एक्सप्लेन किया था, कोई भी अगर ऐसे रिवर आ रही है बच्चे, ऐसे रिवर आ रही है अगर, तो रिवर के अंदर जो कुछ भी यहाँ पे डिपोजिशन होता है, इस डिपोजिशन की वजह से किसका फॉर्मेशन, इसी डिपोजिशन की वजह से किसका फॉर्मेशन होगा? रॉक्स का फॉर्मेशन होने वाला है। अब नदी यहाँ पर आ रही है, रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इन चट्टानों में देखो, नदी कोई मेटल लेके नहीं आती है। क्या लेकर आती है? बालू लेकर आएगी। क्या लेकर आएगी? बालू वगैरह लेकर आएगी। और इस अपने साथ में कुछ चट्टाने भी लेकर आएगी, छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े लेकर आएगी। अपने साथ में क्या लेकर आएगी? सैंड सिल्ट लेकर आएगी, और छोटा और महीन पार्टिकल। और उसे छोटा कर देंगे तो क्या लेकर आएगी? क्ले लेकर आएगी। तो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स वो लेके कैरी करती है। और नदी के द्वारा जो कुछ भी लाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलुवियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एलुवियल या जलोढ़ बोला जाता है। याद रखना, नदी अगर कोई पत्थर भी लेकर आ रही है और कहीं पे डिपॉजिट कर दे रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एलुवियल डिपोजिशन पे। तो कभी ऐसे पूछे कि नहीं, जो आपके पत्थर जो डिपॉजिट किया, कई बार एलुवियल को देखकर जैसे हमारे दिमाग में ऐसे बना रहता है कि नहीं ये मिट्टी है केवल, है ना। तो केवल मिट्टी ही नहीं है, उसके साथ जो बोल्डर्स लाए गए, जो बॉम्ब लाए गए, जो भी कुछ भी लेकर आया गया उसके द्वारा, उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? एलुवियल के अंदर हम लोग कंसीडर करेंगे। तो लिख लो जरा, लिखो, these rocks have a different type of deposition। इन चट्टानों में अलग प्रकार के निक्षेपण पाए जाते हैं। देखो पहला, ओल्ड डिपोजिशन, पुराना निक्षेपण, पुराना निक्षेपण। इट इज फाउंड इन बांगर रीजन, BANGAR। इट इज फाउंड इन बांगर रीजन, BANGAR। यह बांगर क्षेत्र में पाया जाता है, बांगर क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा, न्यू डिपोजिशन,
नया निक्षेपण, नया निक्षेपण देखो, इट इज फाउंड इन खादर रीजन, KHADAR, खादर रीजन। यह खादर क्षेत्र में पाया जाता है, खादर क्षेत्र में पाया जाता है। समझ में आया? तो अगर इसमें भी पूछ लिया जाए आपको, ये जो क्वाटरनरी श्रेणी की चट्टाने हैं, इसमें क्या क्या है, तो एक क्या हो जाएगा आपका, बांगर रीजन में पाए जाने वाले चट्टान, और एक कहां पाया जाएगा, खादर रीजन। तो बांगर रीजन में क्या है, ओल्ड डिपोजिशन, पुराना डिपोजिशन है नदी के द्वारा, और खादर रीजन में नदी का क्या है, बिल्कुल रिसेंट डिपोजिशन है, नए डिपोजिशन जो पाए जाते हैं वो वहां पे आपको दिखाई पड़ेगी। और ये भी चट्टाने, अच्छा एक चीज और, ये जो चट्टाने जितने भी आपको सेडिमेंट्री रॉक्स बता रहे हैं, तो याद रखना सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं ना, सॉफ्ट रॉक्स होते हैं। कैसे रॉक्स होते हैं, सॉफ्ट रॉक्स होते हैं। तो ये भी क्या होंगे, सॉफ्ट। और जितना जो रिसेंट का बना होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो सॉफ्ट होगा। तो क्वाटरनरी श्रेणी की जो चट्टाने होंगी वो कैसी होंगी, ज्यादा सॉफ्ट भी होंगी, जल्दी टूट जाएंगी, और अगर हम तोड़ना चाहें तो मिल जाएगा हमें, टूट जाएंगे, आसपास हमको कई जगह छोटी मोटी मिल सकती है। लेकिन ज्यादातर इस क्षेत्र में क्या है आपका, न्यू डिपोजिशन होने की वजह से बढ़िया एलुवियल सॉइल हमें मिलता है, और इसमें भी जो खादर होता है वो बिल्कुल क्या है, रिसेंट और नया डिपोजिशन है। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, फर्टाइल भी हो जाएगा। चलो ये तो हम जियोलॉजिकल यानी रॉक स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने क्या कर लिया, इसको बांट लिया और 5 भागों में पढ़ा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कैरेक्टर बता दो इनका, या किस तरीके से बांटा गया है इसको जियोलॉजिकली, तो वो अब आप इसको समझ पाएंगे, है ना। अच्छा एक बात बताओ, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में हम जाएं अगर, प्रयागराज में, तो हमें किस तरीके की जो है चट्टानें मिलेंगी वहां। थिंक अबाउट इट, सोचो, किस प्रयागराज में अगर हम चले जाते हैं, तो प्रयागराज पहले जानना पड़ेगा किधर होगा, और प्रयागराज मैंने आपको बताया था कि नीचे साइड में MP से लगता हुआ क्षेत्र है। तो देखो, और प्रयागराज में क्या आपकी गंगा भी जा रही है, तो हमें यहाँ पे दोनों टाइप की चट्टानें मिलेंगी, यानी क्वाटरनरी टाइम के भी मिल जाएंगी चट्टानें, और फिर हमको क्या मिल जाएंगी, पुराना थोड़ा विंध्या के भी कुछ मिल जाएगा। तो विंध्या का भी थोड़ा बहुत मिलेगा यहाँ पे, और हमें क्या मिलेगा, मोस्ट रूप से क्वाटरनरी टाइम की चट्टानें यहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर मिर्जापुर में हम जाते हैं, तो मिर्जापुर में हमें क्या मिलेंगे, विंध्या टाइप की चट्टानें वहां पे काफी मिलेंगी, विंध्याचल आपका उस क्षेत्र में पाया जाता है, तो उस क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। सोनभद्र में हम चले जाएं तो फिर क्या मिलेगा हमको, तो गोंडवाना टाइप की भी मिल जाएगा और विंध्या टाइप की भी मिल जाएंगे, दोनों टाइप के थोड़े बहुत थोड़े थोड़े मिल जाएंगे हमको। आपको तो ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक है। आर्कियन के लिए हम ढूंढेंगे तो 2 जगह मिलेगा, एक तो थोड़ा सोनभद्र वाला क्षेत्र, और दूसरा ललितपुर वाला क्षेत्र, और उसमें भी कहाँ पे, ये जो आपका, हम कह सकते हैं ना बुंदेलखंड और बाघेलखंड वाला रीजन। तो ऐसे करके आपको रीजन वाइज इसको याद करने की कोशिश करो, और जैसा मैंने बताया है वैसे थोड़ा थोड़ा सा इसे इमेज बनाकर चले आना, आपको नंबर इसमें मिल जाएंगे। अब बच्चों जो हम आगे बात करने वाले हैं, तो फिजियोग्राफी की बात करने वाले हैं, भू आकृति। तो हेडिंग डालो, फिजियोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की भू आकृति, फिजियोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की भू आकृति, फिजियोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की भू आकृति। भू आकृति, आ जाओ देखते हैं। देखो बच्चों, मुख्य रूप से अभी हमने आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में शिवालिक रेंज पाई जाती है, और ये क्या बनाती है, एक नेचुरल बॉर्डर बनाती है। और ये नेपाल वाला हिस्सा है, नेपाल वाले हिस्से में क्या पाई जाती है, आपकी शिवालिक रेंज पाई जाती है। यहाँ थोड़ा सा इस क्षेत्र में भी, कहाँ पे, सहारनपुर वाले क्षेत्र में आपकी शिवालिक रेंज पाई जाती है। अब बच्चों यहाँ से क्या होता है, सुनो, उत्तर प्रदेश का जो ज्यादातर एरिया है वो कैसा है, प्लेन एरिया। अब यहाँ से जब हम नीचे की तरफ उतरेंगे, जब यहाँ से, तो सबसे पहले जो हमें क्षेत्र मिलता है बिल्कुल नॉर्दर्न पोर्शन में, तो उत्तर प्रदेश का जो बिल्कुल नॉर्दर्न पोर्शन है उस क्षेत्र में हमें वो रीजन कैसा मिलेगा हमको, भाभर एंड तराई रीजन मिलेगा। क्या मिलेगा, भाभर और तराई क्षेत्र मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर ये भाभर और तराई क्या होता है, कैसे बनता है, अभी समझाएंगे इसको। लेकिन पहला डिवीजन हमें क्या मिलेगा,
भाबर और तराई वाला क्षेत्र मिलेगा। तो ये देखो बच्चों, ये वाला जो एरिया दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल नॉर्दर्न पोर्शन उत्तर प्रदेश का। शिवालिक से जैसे ही हम नीचे की तरफ आएंगे, है ना, यही तो शिवालिक था। शिवालिक से जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे हमें क्या मिलेगा, भाबर और क्या मिलेगा, तराई का क्षेत्र। भाबर और तराई से और नीचे आएंगे तो ये वाला पूरा क्षेत्र, ये हमारा एलुवियल, क्या है यहाँ पे, एलुवियल प्लेन है, ये हमारा एलुवियल प्लेन है हमारा, ठीक है ना। क्या मिलेगा यहाँ पे, एलुवियल प्लेन मिलेगा। तो ये एलुवियल प्लेन हो गया आपका। थोड़ा सा और नीचे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे प्लेटू रीजन मिलेगा। क्या मिलेगा हमको, प्लेटू रीजन मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश का ये नीचे वाला क्षेत्र जहाँ पे आप बुंदेलखंड है, विंध्या है, पन्ना हिल्स है, कैमूर हिल्स है, आपका सोनपर हिल्स है, बाघेल खंड है, और यहाँ विंध्या रेंज है पूरा। तो ये सारा क्या बोलेंगे हम इसको, प्लेटू रीजन, पठारी क्षेत्र। तो क्या हम 3 भागों में बांट सकते उत्तर प्रदेश को फिजियोग्राफी के हिसाब से। ऊपर वाला क्षेत्र कौन सा, भाबर एंड तराई। अभी समझाएंगे भाबर तराई क्या है, तो बहुत क्लियर हो जाएगा एकदम कि हाँ किन क्षेत्रों को क्यों भाबर और तराई कहा गया। और फिर ये एलुवियल प्लेन क्या है अभी क्लियर हो जाएगा, और ये फिर ये पठार वाला क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो 3 भागों में लिखो जरा। फिजियोग्राफिकली, भू आकृति के हिसाब से, फिजियोग्राफिकली भू आकृति के हिसाब से उत्तर प्रदेश कैन बी डिवाइडेड, उत्तर प्रदेश कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा जा सकता है। लिख लो पहला, भाबर एंड तराई रीजन, भाबर एंड तराई रीजन, भाबर एंड तराई रीजन। देन गैंगेटिक प्लेन्स, गंगा का मैदान, और एलुवियल प्लेन, और एलुवियल प्लेन या जलोढ़ मैदान, गैंगेटिक प्लेन और एलुवियल प्लेन, गैंगेटिक प्लेन और एलुवियल प्लेन, गंगा का मैदान या जलोढ़ मैदान। तीसरा प्लेटू रीजन, प्लेटू रीजन, पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। और ये डिवीजन कैसे है, नॉर्थ टू साउथ। देखिए दिस इज लोकेटेड नॉर्थ टू साउथ, यह उत्तर से दक्षिण तक में उपस्थित है। तो सबसे नॉर्थ में क्या मिलेगा हमको, भाबर और तराई, बीच में हमें क्या मिलेगा, गंगेटिक प्लेन या एलुवियल प्लेन, नीचे क्या मिलेगा हमको, प्लेटू रीजन मिलेगा। और प्लेटू रीजन में कुछ हमें क्या मिलेंगी, छोटी छोटी हिल्स भी मिलेंगी बच्चों। क्या मिलेंगी इसमें, छोटी छोटी हिल्स। तो प्लेटू और हिली रीजन आप कह सकते हैं, दोनों मिक्स टाइप का मिलेगा आपको, कि पठार भी है, थोड़ा बहुत छोटी छोटी बीच बीच में पहाड़ियां भी दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बुंदेलखंड दिखा, इधर बाघेलखंड, ये दोनों क्या है आपके, पठार है। और बीच में ये छोटे छोटे क्या है आपके, हिल्स है। जो उत्तर प्रदेश से किनारों, यहाँ पे देखो, यहाँ मिलेगा हिल्स, यहाँ मिलेगा, यहाँ किनारों पर मिलेगा। तो ये सारे छोटे छोटे हिल्स मिलेंगे। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले कि हमारा ये भाबर और तराई का क्षेत्र है क्या। बच्चों हमने बताया कि उत्तर प्रदेश के बिल्कुल ये वाला ऊपर वाला पोर्शन, दिस इज भाबर एंड तराई। तो अब देखते हैं भाबर तराई होता क्या है, जरा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो ये देखो, ये कोई माउंटेन है, ये क्या दिखाई पड़ रहा है हमको, कोई एक माउंटेन है, माउंटेन बना हुआ, और माउंटेन से कोई रिवर यहां से फ्लो होकर जा रही होगी। बताओ, अभी यही समझ लेंगे तो हमें सारी बातें समझ में आ जाएगी। माउंटेन से कोई रिवर यहाँ से क्या है, बहुत तेजी के साथ निकल रही, यहाँ से बीच से काट के इधर से निकल रही। चलो कलर चेंज कर देते हैं, कलर हम ये ले लेते हैं। यहाँ से कोई एक रिवर निकल रही है ना। अब जब बताओ पहाड़ी क्षेत्रों से कोई नदी आ रही है, पहाड़ों काट के बहती है वो नदी, तो अपने क्या इसका फ्लो तेज होगा, क्योंकि हाँ सर, क्योंकि वो ढलान ज्यादा है ना, इसका स्लोप क्या होता है, स्टीप होता है पहाड़ों का, तो इस वजह से इसका फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा। रास्ते में जहां भी कोई पत्थर चट्टान जो भी से टकराएगा, ये क्या करेगी, उसको एक तो इरोजन करेगी, उसका अपर्दन करेगी, और दूसरा उसको धक्का मार के ग्रेविटी के थ्रू कहाँ लेकर आएगी, नीचे की तरफ भी लेकर आएगी। तो यानी कि यहाँ जैसे ही नदी प्लेन एरिया में इंटर करती है, या फुट हिल्स आप कहिए, जो आपके पर्वत होते हैं, पर्वतों का जो फुट हिल्स होता है,
वहां पे हमें क्या पाया जाएगा, ऐसे कुछ बड़े बड़े चट्टान दिखाई पड़ेंगे। क्या दिखाई पड़ेंगे? बड़े बड़े चट्टान दिखाई पड़ेंगे। इन चट्टानों के बीच में छोटे छोटे चट्टान दिखाई पड़ेंगे, यानी कि छोटे छोटे रॉक्स दिखाई पड़ेंगे। और इन रॉक्स के बीच में हमें क्या दिखाई पड़ेगा? बालू भी दिखाई पड़ेगी, बजरी दिखाई पड़ेगी। यानी छोटे पार्टिकल से लेके और बड़े बड़े पत्थर, ये सारे चीजों का डिपोजिशन यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ये बात समझ में आई कि जैसे पहाड़ से नदी आई ना, तो नदी अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आएगी, तो उसमें से क्या ये सारी चीजें भी लेकर आएगी। और जब यहाँ पर ये लेकर आएगी तो बच्चों यहाँ पे डिपॉजिट करती चली जाएगी। अच्छा एक चीज और देखो, लाइक दिस। अब थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो गया। देखो यहाँ से नदी कोई निकल रही है ना। अब यहाँ पे नदी हमें दिखाई भी नहीं पड़ रही है। आप कहोगे सर ये नदी कहाँ दिख रही है? एक्चुअल में ऐसा ही होता है। ये पहाड़ है और पहाड़ से निकल कर आई, कहीं कहीं पानी के छोटे छोटे आपको स्रोत दिखाई पड़ेंगे यहाँ पे, लेकिन नदी बहती हुई पूरा दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन एक्चुअल में नदी बह रही है। नदी ने क्या किया है कि जो इसे पत्थर आए हैं अपने साथ लेकर ये आई है, उसकी वजह से उन पत्थरों के, उस बालू के छोटे छोटे कंकड़ उनके नीचे चली गई। सोचो जरा, एक जैसे एक गार्डन है और कई सारे पत्थर रख दो आप वहां, और पानी एक पाइप से वहां पे डालो, तो क्या पानी पत्थरों के ऊपर से जाता है कि पत्थरों के बीच बीच से नीचे से होकर निकल जाता है? तो बीच से नीचे से निकल जाएगा वो पानी। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर है कि पानी यहाँ पे अंदर, नदी जो है ना इसके अंदर नीचे चली जाती है और नीचे नीचे फ्लो हो रही होती है, ऊपर हमें केवल पत्थर दिखाई पड़ेगा। पत्थरों को हटाएंगे तो हमको पानी मिल जाएगा वहां। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? भाभर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? भाभर के नाम से जानते हैं, भाभर। समझ में आया? तो अब पूछा जाए कि भाभर है क्या, भाभर है क्या, तो क्या बताओगे? क्या ये एल्यूवियल डिपॉजिट है? बोलो हाँ, बोलो हाँ है। क्यों है? क्योंकि नदी द्वारा लाया जा रहा है। बोलो है कि नहीं एल्यूवियल डिपॉजिट? जलोढ़, ये जलोढ़ डिपॉजिट है, जलोढ़ निक्षेप है। और बच्चों देखो, ये जैसे मान लो कि ये माउंटेन रेंजेस हैं, ये माउंटेन रेंजेस है। देखो ये इमेज एक बार फिर से ध्यान से, ये नदी बीच से आ रही थी, तो नदी क्या करेगी? यहां से इस तरीके से, इस तरीके से डिपोजिशन अपना, जैसे प्लेन एरिया में इंटर करी फुट हिल्स पे, तो इस तरीके से डिपोजिशन करेगी। और ये जो डिपोजिशन दिखाई पड़ता है एक फैन की तरह दिखाई पड़ता है, पंखे की, पंख की तरह। कैसे दिखाई पड़ता है? पंख। ऐसे ही तो होता है पंख, चिड़िया का पंख देखो, ऐसे ही होता है ना पंख। तो ये पंख की तरह दिखाई पड़ेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? जलोढ़ पंख या एलुवियल फैन। तो ये जो आपका भाबर का क्षेत्र है, ये किसका बना होता है? एलुवियल फैन का बना होता है। और क्या डिपोजिशन पाए जाएंगे? रॉक्स डिपॉजिट होंगे उसमें, आपके सैंड डिपोजिशन पाया जाएगा, इस तरीके के डिपोजिशन पाए जाएंगे। और नदी यहाँ पे रिवर जो होगी बच्चों, क्या रिवर दिखाई पड़ेगी कि डिसअपियर हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। पहाड़ों पे दिखाई पड़ेगी, यहाँ आएगी तो चट्टाने हैं ना बहुत ढेर सारी, चट्टानों के अंदर चली गई, तो नदी क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, नदी दिखाई नहीं पड़ती। लिख लो जरा। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये कृषि योग्य है? इस क्षेत्र को देख के बताओ, क्या यहाँ खेती की जा सकती है? इट इज नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, लिख लो। इसको बना लेना, इसको बना, अभी बताएंगे। ये जो आपका क्या है, ये आपका ये हिल्स है या पहाड़ है? हिल्स है। ये जो आपका है भाबर है, भाबर है। ये जो है आपका है तराई, तराई रीजन है। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ वाला, ये वाला दिस रीजन, दिस इज बांगर, बांगर। और बिल्कुल किनारे ये वाला दिस रीजन, दिस इज खादर, खादर, ये खादर। बना लो एक बार, इसको समझ में आ रहा है क्या है? यहाँ पे आपको छोटे छोटे बोल्डर्स बनाने हैं, यहाँ पे क्या है, थोड़ा पेड़ पौधे और थोड़ा वाटर बॉडी, यहाँ पे दलदली क्षेत्र है, अभी दिखाएंगे सारी चीजें अलग से। और यहाँ पे आपका बांगर, और इधर क्या दिखाई पड़ेगा? खादर। और यहाँ पे क्या है? नदी का फ्लो, यहाँ रिवर। चलो लिखो जरा कुछ बातें, हेडिंग डालो भाबर। दो भागों में बांटेंगे बच्चों इसको भी, भाबर और तराई वाला क्षेत्र। एक क्षेत्र क्या होगा? भाबर, और दूसरा क्या होगा? तराई।
तो भाबर इज डिफरेंट थिंग एंड तराई इज डिफरेंट थिंग। लिख लो पहले भाबर, भाबर। लिखो द नॉर्दर्न मोस्ट रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश हैव भाबर रीजन। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी क्षेत्र भाबर क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र है। इट इज फाउंड जस्ट साउथ टू it is found just south to शिवालिक रेंज। यह शिवालिक के तुरंत दक्षिण में उपस्थित है, उपस्थित है। रिवर्स 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 comes from हिमालय, हिमालय से आने वाली नदियां do alluvial deposition in this region। इस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेपण करते हैं, जलोढ़ निक्षेपण करते हैं। which have large and small rocks, जिसमें बड़े तथा छोटे चट्टाने होते हैं। sands silt and clay, जिसमें बालू, सिल्ट तथा क्ले पाए जाते हैं। ड्यू टू दिस, इस कारण दिस रीजन बिकम्स वेरी पोरस। यह क्षेत्र अत्यधिक संरंध्रता वाला हो जाता है। पोरस becomes very porous and river become disappear। या ऐसे लिखो river disappears और नदी गायब हो जाती है। It flows below the rocks and sand, जो कि चट्टानों और बालुओं के नीचे बहने लगती है। तो ये कहां से कहां तक पाई जाएगी भाई? देखो सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक। अगर आप देखो बच्चों, यहाँ उत्तर प्रदेश का अगर मैप देखते हैं, यहाँ पे देखो दिस रीजन, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सहारनपुर। यहाँ पे क्या मिलेगा? सहारनपुर। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? कुशीनगर। तो सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक एक नैरो, क्या है ये आपका? नैरो लैंड मास है पूरा। यानी कि ये ऐसा नहीं कि बहुत ब्रॉड है। कैसा है ये? नैरो क्षेत्र है, पतला क्षेत्र है। बिल्कुल आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये नेपाल से जो सटा हुआ जो एरिया है, या ऐसे पूछ ले कि यूपी के अगर नेपाल के साइड में चले जाओ तो ज्यादातर आपको शिवालिक मिल जाए। यूपी की तरफ आओगे जैसे, क्या मिल जाएगा आपको? तुरंत भाबर का क्षेत्र मिल जाएगा। तो लिखो भाबर इज द नैरो बेल्ट। भाबर एक संकीर्ण क्षेत्र है which is located from सहारनपुर टू कुशीनगर, जो कि सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक उपस्थित है। The average width is about 35 to 40 किलोमीटर, जिसकी औसत चौड़ाई 35 से 40 किलोमीटर की है। 35 से 40 किलोमीटर की तक है। और एक बात और याद रखना, जैसे जैसे ये ईस्ट की तरफ जाएंगे ना बच्चों,
यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जैसे जैसे हम यहाँ ईस्ट की तरफ जाएंगे, यहाँ थोड़ा चौड़ा मिलेगा हम, ऐसे जैसे चले जाएंगे तो थोड़ा हम क्या होता जाएगा, ये नैरो होता जाएगा। लिख लो जरा, एज वी मूव ईस्टवर्ड, जैसे जैसे हम लोग पूर्व की ओर जाते हैं, विड्थ ऑफ भाभर डिक्रीजेस, भाभर की चौड़ाई घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है। अच्छा ये बताओ, तो ये जो आपका क्षेत्र होगा, क्या ऐसा नहीं होगा पोरस होगा और बहुत हार्ड होगा, रफ होगा, क्योंकि इसमें क्या पाई जा रही है, चट्टानें पाई जा रही हैं। तो क्या एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है? देखो ये एक लैंडमार्क और आपके लिए लाया हूँ, देखो इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है कुछ, यहाँ बीच से ऐसा लग रहा है कि कोई स्ट्रीम फ्लो हो रही है, लेकिन ये भी क्लियरली विजिबल नहीं है। और क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे रॉक्स दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है आपके कुछ माउंटेन्स है इस तरीके के, और कुछ थोड़ा बहुत माउंटेन के ऊपर कुछ पेड़ वगैरह दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपका इस तरीके से आपका दिखाई पड़ेगा क्षेत्र, जिसकी वजह से चट्टाने ही दिखाई पड़ेंगी, रॉक्स दिखाई पड़ेंगी, और नदी यहाँ दिखाई नहीं पड़ती है। लिखो, दिस रीजन इज नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर, यह क्षेत्र यह क्षेत्र यह क्षेत्र कृषि के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, माना जाता है। हो गया। यहाँ पे क्या तब दिखाई पड़ेंगे हमको, आपको कुछ कुछ पेड़ दिखाई पड़ सकते हैं, जो बड़े पेड़ हो, जो चट्टानों में जिनकी जड़ें जो है अंदर तक गहरे तक जा सकती है, वो दिखाई पड़ सकते हैं। तो लिखो, दिस रीजन में हैव फ्यू लार्ज ट्रीज, इस क्षेत्र में कुछ बड़े पेड़ पाए जा सकते हैं। दिस रीजन में हैव फ्यू लार्ज ट्रीज, इस क्षेत्र में कुछ बड़े पेड़ पाए जाते हैं। विच हैव डीप रूट्स, जिनकी जड़ें गहराई तक जाती हैं। विच हैव डीप रूट्स, जिनकी जड़ें गहराई तक जाती हैं। चलो, तो दिस इज अबाउट द भाबर। भाबर समझ में आ गया क्या चीज है भाबर? भाबर क्या बताया, इमेज जैसा दिखाया आपको कि चट्टाने आएंगी, चट्टाने आकर वहां पे क्या होती है, इकट्ठा होती है, छोटे रॉक्स, बड़े रॉक्स, साथ में बालू और भी छोटे छोटे जो भी इरोजन के पार्टिकल्स होंगे आके इकट्ठा हो जाएंगे। नदी नीचे चली जाएगी, नदी ऊपर ऊपर दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन पानी का फ्लो चल रहा है, अंदर अंदर ही फ्लो क्या है आपका चल रहा है। और ऐसी जगह पे कृषि आप नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते, कुछ पेड़ पौधे यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। तो ये देखो, ये दिखाई पड़ रहा है, ये कुछ रॉक्स, ये आपका कैसा क्षेत्र है, ये भाबर का क्षेत्र। भाबर को जैसे ही नदी क्रॉस करेगी, तो देखो बोल्डर और चट्टाने जो आते हैं बच्चों, यहाँ देखो जरा ध्यान, ये जो बोल्डर्स चट्टाने जो भी यहाँ पर आएंगे, ग्रेविटी के कारण ही तो आए हैं मुख्य रूप से। नदी का फ्लो है, नदी ने उसको धक्का मार दिया और ग्रेविटी की वजह से लुढ़कते हुए चले आए। लेकिन ग्रेविटी की वजह से आने के बाद यहाँ पे हमें कैसा रीजन मिल गया, प्लेन। जब प्लेन क्षेत्र मिल गया तो अब ग्रेविटी उतना काम नहीं कर रही है, और रिवर इतना फोर्स नहीं लगा पाएगी कि प्लेन एरिया में रिवर का फ्लो होगा जो वो बहुत रैपिड नहीं होगा। आपके यहाँ जो नदी, गंगा नदी बह रही है, चले जाओ, आपके यहाँ कानपुर में गंगा नदी है, प्रयागराज में गंगा नदी है, आपके यहाँ गोमती नदी है, क्या इसका फ्लो बहुत तेज है? क्या बहुत तेज फ्लो नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर यही इसी नदी का फ्लो अगर आप पहाड़ों पर जाओगे, देखोगे, उत्तराखंड चले जाओ, तो आप देखो गंगा का फ्लो क्या है, बहुत तेज होगा। तो जब ये मैदानी क्षेत्र में पहुंचेंगे तो इनका फ्लो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो अब ये जो चट्टाने हैं, इनको आगे ले जाने का इनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि इसको क्या खींच के आगे ले जा पाए या धक्का मार के आगे ले जा पाए, तो अब इसको आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो लेकिन आगे जब जाएंगी ये नदियां, वापस से आगे जब ये क्षेत्र पार कर ले जाएंगे, जहाँ से बोल्डर्स वगैरह खत्म हो जाएंगे, तो नदी फिर से रीअपियर होगी। क्या होगी, नदी रीअपियर होगी, क्योंकि अब ये पत्थर खत्म हो गए, उसी के नीचे बह रही थी। अब ये रीअपियर जब हुआ, तो बच्चों एक चीज और याद रखेंगे कि इसका कोई फ्लो चैनल निर्धारित नहीं होता कि नदी यहीं से बह के जा रही। तो इस वजह से जरा देखो ध्यान से इस इमेज को, एक यहाँ देखो, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि ये नदी का पानी है, लेकिन ये पानी कोई एक फ्लो चैनल में एक निश्चित मार्ग से होकर बह नहीं रहा है, बल्कि पूरे एरिया में फैल जाएगा। लाइक
जैसे मैं कहूँ कि ये देखो ये नदी जा रही थी, पहले यहाँ पे इसने क्या किया, खूब बोल्डर्स वगैरह इकट्ठे किए, खूब चट्टानों इकट्ठा किया और इसी बीच में कहीं गायब हो गई, कहीं इसके बीच बीच में से इसका, जैसे इसको बना देते हैं थोड़ा येलो कलर से, ये नदी है और ये बीच बीच में से इसके फ्लो कर रहे हैं, पानी इसका जा रहा है। जब इस एरिया में पहुंचा तो यहाँ पे सारे पूरे क्षेत्र में पानी क्या किया इन्होंने, इकट्ठा कर दिया, तो यहाँ पूरे क्षेत्र में स्प्रेड आउट होगा पानी, कोई फ्लो चैनल नहीं है इसका। तो पानी जब यहाँ पे इकट्ठा होगा तो कैसा लैंड बनेगा ये बच्चों बताओ? क्या हम कह सकते हैं दलदली भूमि होगी? पानी इकट्ठा हुआ है, दलदली है, मार्शी लैंड है, समझ में आया? तो ये कैसा लैंड होगा आपका? मार्शी लैंड होगा, दलदली भूमि होगी, यहाँ पे स्वैम्पी एंड मार्शी कंडीशन पाया जाए। और ऐसे कंडीशन में बच्चों एक बात बताओ, नदी का फ्लो नहीं है, क्या हम एग्रीकल्चर अच्छा कर सकते हैं? देखो एग्रीकल्चर हम अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन हमने बहुत सारे इसकी भूमि को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया। इन ओरिजिनल फॉर्म हम इसमें नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने इसको पाट कर दूसरे जगह से मिट्टी लाके डालकर ऐसे करके इसको किसमें, बहुत सारे लैंड को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे बड़ी बड़ी घासें पाई जाएंगी, कहोगे हाँ सर बड़ी बड़ी घासें यहाँ पे पाई जा सकती है क्योंकि मार्शी लैंड है, तो घासें बड़ी बड़ी क्या हो सकती है, पाई जा सकती है यहाँ पे। आप कह सकते हो कि यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ पाए जा सकते हैं, साल ट्री पाया जाता है यहाँ पे, तो पेड़ भी पाया जाता है यहाँ पे, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा नहीं है ये। बात समझ में आया? हाँ, हमने अपनी तरफ से, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो कई सारे तराई क्षेत्र को हमने क्या कर दिया, उसमें धान की खेती के लिए, क्योंकि तराई धान जानते हो आप लोग कि धान के लिए पानी की आवश्यकता बहुत होती है, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, पानी बहुत सारा है, तो हमने धान की खेती करनी शुरू कर दी। लेकिन एक्चुअल में इतना अच्छा नहीं है ये कि धान भी बहुत अच्छा उगाया जाए, उसके लिए बहुत सारा फर्टिलाइजर और बाकी चीजों का यूज करते हैं फिर हम यहाँ पे। ठीक है, तराई समझ में आया? पहाड़ से उतरे तो सबसे पहले कहाँ पहुंचे, भाबर, भाबर से नदी आगे बढ़ी तो कहाँ पहुंच गई, तराई, तराई में नदी ने क्या किया, पानी पूरे एरिया में इकट्ठा किया, और कैसा लैंड बनाएगा, मार्शी एंड स्वैम्पी लैंड बनाएगा। समझ में आया? यानी दलदली भूमि का निर्माण, और उसी को हम क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। अब इसमें जरा मैप में हम थोड़ा सा पीछे जाकर तराई क्षेत्र को अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो ये देखो, ये ऊपर वाला जो भाबर का क्षेत्र था और इसके नीचे ये वाला जो क्षेत्र पाया जाएगा, ये कैसा होगा आपका, तराई का क्षेत्र होगा। तो ये भी एक नैरो बेल्ट ही है, लेकिन अब ये उल्टा चलता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने भाबर में बताया कि जैसे जैसे ईस्ट की तरफ जाएंगे, भाबर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, विड्थ जो होती है उसकी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, लेकिन तराई की विड्थ क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। दोनों उल्टा चल रहा है, यानी कि जो आपका भाबर की चौड़ाई किधर ज्यादा मिलेगी हमको, वेस्टर्न पोर्शन में, और ईस्टर्न पोर्शन में क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तराई का क्या मिलेगा हमको, वेस्टर्न पोर्शन में कम मिलेगा विड्थ, और ईस्टर्न पोर्शन में विड्थ क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। समझ में आई थी बातें? चलो लिख लो जरा, लिखो, जस्ट साउथ टू भाबर रीजन, भाबर क्षेत्र के तुरंत दक्षिण में तराई रीजन इज लोकेटेड, तराई क्षेत्र पाया जाता है, तराई क्षेत्र पाया जाता है, तराई रीजन इज लोकेटेड, तराई क्षेत्र पाया जाता है। तर, सुना है ना कभी तर? तर का मतलब क्या होता है, पानी वाला, तर का मतलब क्या होता है, पानी वाला। तो तराई जो बना है किससे बना है, तर से बना हुआ है, तर, तर से तराई बना हुआ है। ठीक है ना? तो लिखो आगे, दिस एरिया इज मार्शी, मार्शी एंड स्वैम्पी लैंड, यह क्षेत्र दलदली तथा पानी से भरा हुआ क्षेत्र है, दलदली तथा पानी से भरा हुआ क्षेत्र है। रिवर रीअपियर इन तराई रीजन, रिवर रीअपियर इन तराई रीजन, नदी तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में पुनः दिखाई पड़ती है, बट इट डज नॉट हैव, इट डज नॉट हैव
प्रॉपर फ्लो चैनल, लेकिन इसका कोई सही अपवाह मार्ग नहीं होता। इट डज नॉट हैव प्रॉपर फ्लो चैनल, इसका कोई सही अपवाह मार्ग नहीं होता। रिवर स्प्रेड वाटर इन दिस रीजन, नदी इस क्षेत्र में जल का बिखराव कर देती है, जल का बिखराव कर देती है। लिखिए, इट इज लोकेटेड फ्रॉम कुशीनगर टू सहारनपुर। यह कुशीनगर से सहारनपुर तक पाया जाता है, बट width decreases towards west, लेकिन पश्चिम में जाते वक्त इसकी चौड़ाई घटती जाती है। अब देखो यहाँ, इसको देखो, ये तराई क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? तराई क्षेत्र है। अच्छा, कोई लखीमपुर खीरी से है यहाँ पे, कोई बलरामपुर से, कुशीनगर से, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये देखो, जितने ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ना, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, कल आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, 7 ऐसे जो है डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें आपको दिखाई पड़ेगा। और ज्यादा चौड़ा किधर दिखाई पड़ेगा? इसको ईस्टर्न पोर्शन में दिखाई पड़ेगा। क्या लिखवाया मैंने कि वेस्टर्न पोर्शन की तरफ से विड्थ क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो इसके वेस्टर्न पोर्शन में कौन सा है भाई? कुशीनगर, बलरामपुर, है ना, आपका श्रावस्ती है, ये आपका तो ये जो आपका बहराइच है, लखीमपुर खीरी है, इन सब जिलों में क्या दिखाई पड़ेगा? ये ज्यादा मोटा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ईस्टर्न पोर्शन में। हम जैसे जैसे वेस्टर्न पोर्शन में चले गए, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, यहाँ पे क्या दिखाई पड़ेगा? थोड़ा पतला दिखाई पड़ेगा। तो विड्थ कम कहाँ दिखाई पड़ेगा? वेस्टर्न पोर्शन में। ज्यादा कहाँ दिखाई पड़ेगा? ईस्टर्न पोर्शन में दिखाई पड़ेगा। ये बात समझ में आई है? लिखो जरा, लिखिए, तराई रीजन इज कवर्ड विथ dense forest and tall elephant grasses। तराई क्षेत्र में घने जंगल तथा dense forest and tall elephant grasses और बड़ी हाथी घासें पाई जाती हैं। इट इज spread sometime up to 80 किलोमीटर, कभी कभी यह 80 किलोमीटर तक फैला होता है। 80 किलोमीटर तक फैला होता है। देखो, इन उत्तर प्रदेश में इट इज फाउंड इन फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, यह निम्नलिखित जिलों में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, निम्नलिखित जिलों में पाया जाता है। लिख लो नाम, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, यहीं से कौन सी नदी आ रही है? गोमती। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, गोंडा बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया एंड कुशीनगर तो ये वाले जो क्षेत्र है ना, दिस रीजन, यहाँ पे इन क्षेत्रों में ये आपका ज्यादा मोटा दिखाई पड़ता है। कौन सा? तराई का क्षेत्र। विड्थ यहाँ पे क्या होती है? ज्यादा होती है। अब देखो, वही मैंने बताया कि हमने क्या किया है, इस क्षेत्र को रिक्लेम किया है।
इट इज नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर लिखो, तराई रीजन इज नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर, तराई क्षेत्र कृषि के लिए अच्छा नहीं है, बट बट farmer have reclaimed these lands in many parts, लेकिन किसानों ने कई हिस्सों में इस क्षेत्र में खेत बनाए हैं एंड दे डू एग्रीकल्चर, और कृषि करते हैं। Hence area of तराई रीजन इज डिक्रीजिंग, इसलिए तराई क्षेत्र धीरे धीरे घट रहा है। समझ में आया? तो हमने और मैं मुख्य रूप से कौन सी फसल लगाएंगे, जो ज्यादा नमी चाहिए, ज्यादा क्या चाहिए आपको, कह लीजिए कि पानी की जरूरत ज्यादा पड़ रही हो, ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत हो, जैसे फसलों के, जैसे धान हो गया आपका, तो धान वगैरह की खेती यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। तो आप जब भी पढ़ोगे कि धान कहाँ अच्छा उगाया जाता है बढ़िया, तो आप क्या पढ़ोगे, श्रावस्ती पढ़ोगे आप, क्या पढ़ोगे आप, फिर सिद्धार्थ नगर पढ़ोगे आप, सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती, कुशीनगर, बहराइच, इन क्षेत्रों में धान की खेती क्या है, अच्छी करते हैं। लेकिन ये क्षेत्रों में एक चीज और है, बाढ़ भी खूब आता है। क्या आता है बच्चों, बाढ़ भी खूब आएगा, क्योंकि नदी का फ्लो चैनल निर्धारित नहीं है। नदी पानी क्या करती है, स्प्रेड करती है। तो जब बारिश होगी तो आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ कहाँ आया, तो कहोगे बलरामपुर में बाढ़ आ गया, क्या कहोगे कि बहराइच में बाढ़ आ गया, कुशीनगर में बाढ़ आया है। तो ये क्षेत्रों में आपको क्या दिखाई पड़ेगी, बाढ़ दिखाई पड़ेगी। लिख लो, ड्यूरिंग मानसून के समय में, ड्यूरिंग मानसून के समय में दिस रीजन हैव फ्रीक्वेंट फ्लड्स, इन क्षेत्रों में अत्यधिक बाढ़ आती है। अब मुझे बताओ कि ये जो क्षेत्र में ऐसा कंडीशन है, तो क्या ये क्षेत्र हेल्थ के लिए अच्छा होगा, ह्यूमन हैबिटेशन के लिए अच्छा होगा, तो नहीं। तो एक चीज जानो, जहां मॉइस्चर ज्यादा होता है बच्चों ना, वहां बीमारियां बहुत होती हैं, क्योंकि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं। तो जहां एक तो हेल्थ कंडीशन अच्छा नहीं, बाढ़ बहुत फ्रिक्वेंटली आ रही है, तो ये क्षेत्रों में क्या आपको थोड़ी गरीबी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बताओ। तो यस होता है भाई, इन क्षेत्रों में क्या मिलेगा आपको, थोड़ी पॉवर्टी ज्यादा मिलेगी आपको, क्योंकि फ्रिक्वेंटली क्या आ रहा है, फ्लड आ रहा है। अब किसी ने कोई घर बनाया है, फ्लड में घर टूट गया, तो बहुत सारा पैसा वहां लगाना पड़ा। बीमारियां ज्यादा है क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर हेल्थ के ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा जो पॉवर्टी है ना, इन क्षेत्रों में आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि श्रावस्ती हो गया आपका, कुशीनगर का एरिया, बलरामपुर का एरिया, इनमें थोड़ी सी बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा थोड़ी गरीबी क्या है, ज्यादा दिखाई पड़ेगी। समझ में आया? लिखो, दिस रीजन इज नॉट आइडियल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, यह क्षेत्र मानव निवास के लिए आदर्श नहीं है। दिस रीजन इज नॉट आइडियल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, यह क्षेत्र मानव निवास के लिए आदर्श नहीं है। बिकॉज, क्योंकि, दिस इट इज मार्सी स्वैम्पी लैंड, क्योंकि यह दलदली भूमि है। इट हैज हाई मॉइस्चर, यहाँ पे आर्द्रता अधिक होती है। विच क्रिएट्स हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। विच क्रिएट्स हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती हैं। दिस रीजन ऑल्सो फेसेस फ्रिक्वेंट फ्लड, अच्छा फ्लड लिखवा दिया था ना फ्लड, तो फ्लड की वजह से भी यहाँ पे क्या होगा,
दिक्कतें होंगी। कुछ यहाँ पे पाए जाते हैं पेड़, बच्चों लिख लो, दिस रीजन हैव फॉलोइंग ट्रीज, इस क्षेत्र में निम्नलिखित पेड़ पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। सबसे पहले लिखो साल, साल, देखो ये पेड़ दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, आप लोग कई बार एक पेड़ देखा होगा जिसमें से आपको ऐसे दिखाई पड़ता है, वो स्पॉन्ज बॉल्स नहीं होते हैं जिसमें ऊपर ऐसे ऐसे निकला रहता है ना, कुछ इस तरीके से, जैसे ये बॉल है उसमें छोटे छोटे ऐसे करके ऐसे निकला रहता है, देखा आप लोगों ने, इस तरीके से बॉल होता है, तो इसी तरीके का इसका फ्रूट दिखाई पड़ेगा, है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, साल। तो साल का पेड़ है, ये देखो नीचे ये जो पेड़ दिखाई पड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड हल्दू, तो ऐसे लिख लो एग्जाम्पल, साल, हल्दू, सेमल और साखू, ये पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। अब मुझे बताओ, पानी ज्यादा है तो कौन से फसल उगाए जाएंगे, तो लिखो दिस रीजन ग्रोज, दिस रीजन ग्रोज सुगर केन एंड पैडी एंड जूट, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में गन्ना, धान तथा जूट की खेती की जा सकती है, की जा सकती है। अब एक बात और जानो, एक शब्द होता है रार, क्या बोलते हैं, रार, RARH, रार, रार एक शब्द यूज होता है बच्चों, रार होता क्या है, शायद यहाँ इमेज नहीं लगाया, चलो ठीक है। रार मैं बताऊं, रार एक्चुअल में हाई एल्टीट्यूड पे जो एलुवियल, जो एलुवियम पाया जाता है, जैसे शिवालिक रेंज पे अगर कोई हमें एलुवियम डिपॉजिट दिखाई पड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रार बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि रार क्या, तो ये एक नोट करके लिख लो, नोट, नोट लिखो, रार, रार, रार इज, रार इज एन ओल्ड डिपॉजिट, डिपॉजिट बाय रिवर्स, रार नदियों द्वारा एक पुराना निक्षेपण है, which is found, which is found on high altitudes, जो कि ऊंचाई पर पाया जाता है, ऊंचाई पर पाया जाता है। तो ये रार जो दिखाई पड़ेगा, कोई पूछे कि रार हमें कहाँ दिखाई पड़ेगा, तो कहाँ दिखाई पड़ेगा, उत्तरी क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। कहाँ दिखाई पड़ेगा, यूपी के शिवालिक से सटा हुआ जो क्षेत्र है वही तो क्या होगा आपका, हाई लैंड होगा, हाई एल्टीट्यूड होगा, और वहीं पे हमें क्या दिखाई पड़ेगा, रार दिखाई पड़ेगा। तो कभी प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है, मेंस में तो चांसेस कम है, लेकिन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने ये भी देख लिया, दो चीज देखा, एक देखा हमने भाबर और दूसरा क्या देखा हमने, तराई देखा। कल हम लोग गंगेटिक प्लेन्स में बांगर और खादर भी जानेंगे कि बांगर खादर क्या है, फिर उसके अलग अलग रीजन में जो डिवाइड किया गया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की क्लास ये